चलिए सीधे वेस्टेरोस की इस दुनिया में चलते हैं। आज हम जिस कहानी पर बात कर रहे हैं वो उन राजा महाराजाओं के बारे में बिल्कुल नहीं है जो सोने के मुकुट पहनकर सिंहासन पर बैठते हैं, बल्कि ये उनके बारे में है जिन्हें इस समाज ने ठुकरा दिया है, जिन्हें अनदेखा कर दिया गया है या जिन्हें हमेशा के लिए टूटा हुआ मान लिया गया है। मेरे दिल में अपाहिजों, नाजायज बच्चों और टूटी हुई चीजों के लिए एक नर्म कोना है। टिरियन लैनिस्टर की ये लाइन सच कहूं तो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी नींव है। देखिए, टिरियन खुद अपने बौनेपन की वजह से जिंदगी भर एक टूटे हुए इंसान की तरह देखा गया है, तो वो इस दर्द को बहुत गहराई से समझता है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, बल्कि एक ऐसा नजरिया है जिससे हमें आगे की पूरी कहानी देखनी है, क्योंकि दुनिया जिन्हें कमजोर समझकर किनारे कर देती है ना, असल में वही आगे चलकर पूरी बाजी पलटते हैं। तो शुरुआत करते हैं बर्फीले विंटरफेल से, जहां हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। ब्रान स्टार्क अपने भयानक सपनों से जागता है। अब वो चल नहीं सकता और अपनी इस नई सच्चाई को अपनाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन तभी कहानी में एक बहुत ही प्यारा मोड़ आता है। टिरियन लैनिस्टर अचानक विंटरफेल पहुंचता है और ब्रान को एक ऐसा तोहफा देता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो उसे एक स्पेशल काठी यानी सैडल का ब्लूप्रिंट देता है ताकि ब्रान फिर से घोड़े की सवारी कर सके। टिरियन साबित कर देता है कि सही मदद और पक्के इरादे से एक अपाहिज भी किसी भी आम इंसान की तरह ऊंचाई पर सवारी कर सकता है। इससे पता चलता है कि टिरियन सच में दूसरों का दर्द समझता है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, एक तरफ टिरियन ब्रान के लिए इतनी हमदर्दी दिखा रहा है और दूसरी तरफ उसी प्रांगण में उसकी थियॉन ग्रेजॉय के साथ तीखी बहस हो जाती है। टिरियन थियॉन का जमकर मजाक उड़ाता है, उसे याद दिलाता है कि वो असल में स्टार्क परिवार का कोई बेटा नहीं बल्कि उनका वफादार नौकर है। टिरियन का ये बर्ताव बहुत कुछ कहता है। वो उन लोगों की इज्जत करता है जो किस्मत की मार से टूटे हैं, लेकिन उनका मजाक उड़ाता है जो अपने ही घमंड और गलतियों की वजह से हारे हैं। अब विंटरफेल से थोड़ा और उत्तर की तरफ चलते हैं, सीधे द वॉल के क्रूर और ठंडे माहौल में। कैसल ब्लैक की जमा देने वाली ठंड में हमें दो ऐसे लोग मिलते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है जॉन स्नो, जो एक नाजायज बेटा तो है लेकिन एक कमाल का और बहादुर योद्धा है, और दूसरी तरफ है सैमुअल टैली, थोड़ा भारी भरकम डरा सहमा हुआ लड़का जो पहली चोट में हार मान लेता है और खुलेआम कबूल करता है कि वो कायर है। बाहर से देखने पर लगेगा कि अरे, इनमें तो कोई मेल ही नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि अंदर से दोनों ही अपने अपने परिवारों से ठुकराए हुए टूटे हुए लोग हैं, और यही चीज उन्हें एक दूसरे के करीब लाती है। माहौल तब एकदम गर्मा जाता है जब उनका ट्रेनर सर एलिसिया थॉर्न सैमुअल पर बेरहमी से हमला करवाता है। उस नाजुक मोड़ पर जॉन स्नो आगे आता है और सैमुअल को बचाने के लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। हालांकि जॉन सैम को ये याद दिलाना नहीं भूलता कि द वॉल कायरो के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन वो उसे उस क्रूरता के बीच अकेला भी नहीं छोड़ता। इस पूरी घटना से इन दोनों के बीच एक अनकहा सा भाईचारा शुरू हो जाता है। इस घटना के बाद रात के अंधेरे में दोनों के बीच एक बहुत ही इमोशनल बातचीत होती है। जॉन स्नो पहली बार सैमुअल के सामने अपना सबसे बड़ा डर जाहिर करता है। वो बताता है कि वो जानबूझकर कभी किसी महिला के पास नहीं गया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस दुनिया में उसके जैसा कोई और नाजायज बच्चा पैदा हो। वो नहीं चाहता कि किसी और को उस नफरत और अकेलेपन से गुजरना पड़े जो उसने झेली है। जॉन की ये ईमानदारी उनके इस नए नए रिश्ते को एक मजबूत चट्टान जैसी दोस्ती में बदल देती है। चलिए अब इस बर्फ और ठंड से निकलकर समंदर पार करते हैं। नैरो सी के उस पार एसोस की गर्म रेतों पर सत्ता का खेल एक हिंसक मोड़ ले रहा है। यहाँ विसेरिस टारगेरियन अपनी ही ख्याली पुलाव पका रहा है। वो अपने परिवार के खोए हुए रुतबे को लेकर एक अलग ही जुनून में है। जब उसकी सेविका डोरिया उससे ड्रैगन्स के बारे में पूछती है तो वो सीना तान कर कहता है कि बहादुर लोगों ने ड्रैगन्स को मारा नहीं बल्कि उनकी सवारी की। वो ड्रैगन की खोपड़ियों के नाम ऐसे गिनाता है जैसे वो आज भी उसकी ताकत हो। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि विसेरिस बस अतीत में जी रहा है। वो एक ऐसा टूटा हुआ राजा है जिसका अपना कोई राज्य ही नहीं है। और फिर आता है वो जबरदस्त पल जब विसेरिस गुस्से में डेनेरिस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। तो इस बार डेनेरिस पुरानी तरह डरी सहमी नहीं रहती। वो एक भारी मेटल की चेन से पलटवार करती है और उसे दूर धकेल देती है। वो बिल्कुल साफ शब्दों में बता देती है कि वो अब कोई कमजोर बहन नहीं बल्कि एक खलीसी है। वो विसेरिस को चेतावनी देती है कि अगर उसने दोबारा उस पर हाथ उठाया तो वो इसकी जिंदगी का आखिरी काम होगा। कमाल का सीन है ये।
यहाँ विसेरिस की कमजोरी और डेनेरिस की असली ताकत एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। एसओ के बाद अब वापस लौटते हैं राजधानी किंग्स लैंडिंग की तरफ, जहां साजिशों का बाजार गर्म है। सत्ता के इन गलियारों में नेड स्टार्क एक खामोश जासूस की तरह काम कर रहे हैं। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, मरने से ठीक पहले जॉन एरन को आखिर ऐसा क्या पता चल गया था जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। ये रहस्य तब और गहरा और उलझा हुआ लगने लगता है जब ग्रैंड मास्टर पाइसिल नेड को जॉन एरन के आखिरी और थोड़े अजीब शब्द बताते हैं। द सीड इज स्ट्रॉन्ग, यानी बीज मजबूत है। ये शब्द सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुराग है। अब नेड एक एक करके कड़ियां जोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पाइसेल उन्हें वंशावली की एक पुरानी सी किताब देता है। फिर कहानी में एंट्री होती है लिटिल फिंगर की, जो नेड को एक रहस्यमय दिशा में मोड़ देता है, एक सर ह्यूग और एक लोहार की तरफ। और जब नेड उस लोहार की भट्टी पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक ऐसा सच पता चलता है जो सब कुछ बदल सकता है। उन्हें गेंड्री मिलता है, जो कोई और नहीं बल्कि खुद राजा रॉबर्ट बराथियन का एक नाजायज बेटा है। अब जरा सोचिए, एक तरफ नेड स्टार्क चुपचाप ये सब सच्चाई खोज रहे हैं और दूसरी तरफ बाहर पूरा शहर टूर्नामेंट के जश्न में पागल हो रहा है। दंगे हो रहे हैं, वेश्यालियों में आग लग रही है, चाकूबाजी हो रही है, चारों तरफ भयानक अराजकता है। और इसी खून खराबे के बीच एक दर्दनाक हादसा होता है। जॉन एरन का पुराना सेवक सर ह्यूग टूर्नामेंट में ग्रेगोर क्लीगेन के हाथों मारा जाता है। उसके गले में भाले की लकड़ी घुस जाती है और इसी के साथ जॉन एरन की मौत से जुड़ा एक और राज हमेशा के लिए दफन हो जाता है। इसी क्रूर और हिंसक माहौल के बीच लिटिल फिंगर सैंसा स्टार्क को एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाता है। वो बताता है कि कैसे बचपन में सर ग्रेगोर क्लीगेन ने महज एक खिलौने के लिए अपने ही छोटे भाई का चेहरा जलते हुए कोयले में दबा दिया था। वही छोटा भाई जिसे आज हम सब द हाउंड के नाम से जानते हैं। ये कहानी सैंसा के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इससे उसे समझ आता है कि जिन शूरवीरों और नाइट्स की वो कहानियां पढ़ा करती थीं, असलियत में वो कितने निर्दयी और खतरनाक हैं। और अब हम आ गए हैं इस कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर। किंग्स रोड पर एक सराय है, क्रॉसरोड्स इन। यहाँ कहानी के दो सबसे बड़े किरदार आमने सामने आ जाते हैं। कैटलिन स्टार्क, जो अपना चेहरा छुपाकर विंटरफेल लौट रही हैं, वो वहां चुपचाप बैठी हैं। लेकिन तभी वहां टिरियन लैनिस्टर आ जाता है और उन्हें पहचान लेता है। माहौल में एकदम से टेंशन बढ़ जाती है। लेकिन कैटलिन पीछे हटने के बजाय एक जबरदस्त दिमागी चाल चलती हैं। वो उस सराय में मौजूद अपने पिता के वफादार सैनिकों को पहचान लेती हैं और सीधे उनसे मदद मांगती हैं। देखते ही देखते सराय में तलवारें खिंच जाती हैं। टिरियन, जो अब तक बिल्कुल बेफिक्र था, अचानक चारों तरफ से घिर जाता है। सस्पेंस एकदम पीक पर है। कैटलिन स्टार्क पूरे कमांडिंग अंदाज में ऐलान करती हैं कि टिरियन लैनिस्टर ने हत्या की साजिश रची है और वो सबसे उसे बंदी बनाने का आह्वान करती हैं। पलक झपकते ही नंगी तलवारें टिरियन की गर्दन तक पहुंच जाती हैं। ये एक ऐसी घटना है जो सातों राज्यों में ऐसी आग लगाने वाली है जिसे बुझाना शायद किसी के बस में नहीं होगा। क्या एक टूटा हुआ और बंदी बना टिरियन इस जाल से बाहर निकल पाएगा? इसी सवाल के साथ ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जाती है जहां से आगे क्या होगा ये जानने की बेताबी और बढ़ जाती है।